Hello everyone, I am Yamini Thukral welcoming you to Adda 24/7 School। तो आप ये देख रहे होंगे कि आज पढ़ाई से हटके मैं आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ जिससे कि आप टर्म 2 के अंदर बायोलॉजी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम टर्म 2 की स्ट्रैटेजी और सिलेबस एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे हमने पढ़ना है और कैसे हम बायोलॉजी में फुल मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग विद द मोटिवेशनल कोट, एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल द सक्सेस। बिना एक्शन के कोई सक्सेस नहीं मिलता बच्चों, बिना एक्शन के कोई सक्सेस नहीं मिलता। तो एक्शन हमारी फाउंडेशन होती है और उसके बाद हमें गोल में क्या मिलता है, हमारे रिजल्ट में क्या मिलता है, सक्सेस मिलती है। हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं और सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें सिलेबस एनालिसिस से, तो सिलेबस एनालिसिस में हमारे कितने चैप्टर आ रहे हैं, बायोलॉजी के चैप्टर हमारे आ रहे हैं, टोटल चैप्टर हमारे 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। 6 चैप्टर्स, 2 फ्रॉम ईच यूनिट, 3 यूनिट्स आ रही हैं। मार्क्स कितने हैं टोटल, 35, जिसमें थ्योरी के मार्क्स हैं हमारे 35 और प्रैक्टिकल के मार्क्स हमारे हैं 15 मार्क्स। तो टोटल मिलके कितने बनाएंगे, हमारे 50 मार्क्स बना लेंगे। टोटल 6 चैप्टर्स आ रहे हैं और कितने महीने हैं हमारे पास, मार्च में हमारे एग्जाम्स होंगे। तो उससे पहले सिर्फ 2 महीने, 2.5 मंथ्स, जिसमें हम लोग जनवरी तक अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और फरवरी में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है। सबसे पहले द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल, जो कि मैंने आपको बताया कि मार्च या फिर अप्रैल के अंदर एग्जामिनेशन होंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम सारी स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। पेपर ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा अगर सब्जेक्टिव होता है। पर यह भी बोला गया है कि जैसे जो कोविड का भाई आजकल आ गया है हमारा ओमिक्रॉन, अगर उसकी वजह से केसेस बढ़े तो वही होगा हमारा 90 मिनट्स का एमसीक्यू पेपर होगा। पर अभी तक ये बोल रहे हैं कि 2 आवर्स का पेपर होगा, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, केस बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड एमसीक्यूज। If the situation is not conductive for subjective examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted. Then term 1 and term 2 scores will contribute in the final result. Final result के अंदर हमारे term 1 और term 2 के combine करके marks आएंगे। तो ये कुछ CBSE ने जो guidelines जारी की हैं उनके बारे में है। तो आगे चलते हैं। जब हम लोग सिलेबस की तरफ देख रहे हैं तो टर्म 1 के अंदर हमारे आए थे कितने चैप्टर्स, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 5 चैप्टर्स आए थे, है ना। तो जब हम टर्म 2 की बात करते हैं तो हमारा यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 एंड 10 आ रहा है। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में चैप्टर 11 और 12 आ रहा है। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट 8, 9, 10 मिला के आ रही हैं 6 चैप्टर्स। और प्रैक्टिकल हमारे कितने मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स के। तो ये है हमारा ओवरऑल सिलेबस। अब हम देखते हैं कि एक एक करके सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहला यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो कि 14 मार्क्स कैरी करेगा। कितने मार्क्स, 14 मार्क्स कैरी करेगा। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर से बच्चों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड एंड केस बेस्ड। ये 2 क्वेश्चन इन 2 चैप्टर्स के अंदर से ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर n नंबर ऑफ चीजें हैं जो 1 वर्ड में याद होती हैं। 1 वर्ड वाली चीजें इनके अंदर ज्यादा हैं कि डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रोब्स किस किस चीज में यूज होते हैं। तो 1 वर्ड आंसर्स इसमें ज्यादा हैं। इसमें हमारे सब्जेक्टिव से ज्यादा 1 वर्ड आंसर्स हैं। तो इसमें से एमसीक्यूज और केस बेस्ड आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारा आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि कैरी करेगा हमारे 11 मार्क्स। कितने मार्क्स कैरी करेगा, 11 मार्क्स। इसमें 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले चैप्टर्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ही ज्यादा। फिर हम जाएंगे यूनिट 8 पे एंड लास्टली जो है हम यूनिट 10 पे मूव करेंगे, जो कि बहुत इजी यूनिट है हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सिर्फ 10 मार्क्स
सिर्फ तो नहीं, एक्चुअली 10 मार्क्स तो काफी ये कैरी कर रहा है, तो ये 10 मार्क्स इजीली आपके हो सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप एक बार ही रीड करोगे ना, आप उसके बाद अपनी मर्जी से भी इसके अंदर ऐड ऑन करके लिख सकते हो। तो इसके अंदर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से अच्छे आते हैं। ये वाला यूनिट हम लोग लास्ट में उठाएंगे कि यूनिट 10 अब पढ़ ले। सबसे पहले यूनिट 9, देन यूनिट 8 एंड देन यूनिट 10। ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी पढ़ने की। ये हमारी प्रैक्टिकल की स्कीम है। प्रैक्टिकल्स कौन कौन से आएंगे? नेक्स्ट, यूटिलाइज दीज मंथ। सबसे पहले हम लोगों ने दिसंबर ऑलमोस्ट जा ही चुका है ना, और अब सब क्रिसमस और न्यू ईयर की फील में आ गए हैं, तो आई डोंट थिंक दिसंबर में कोई भी पढ़ाई होगी, तो दिसंबर को हम क्रॉस कर देते हैं कि दिसंबर में हमारी कोई पढ़ाई नहीं होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी से हम लोग अपने कोर्स पे ध्यान देंगे, कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान देंगे, और पूरा कोर्स हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लेना है जनवरी एंड तक। सारा का सारा कोर्स, तीनों के तीनों यूनिट हम जनवरी एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर बारी आएगी फरवरी की। फरवरी में हम पूरा का पूरा कोर्स जो है एक बारी रिवाइज करेंगे, एक ओवरऑल रिवीजन लेंगे, एक ओवरऑल रिवीजन लेंगे। और मार्च में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लियर है स्ट्रैटेजी कैसे चलेंगे? कोर्स कंप्लीशन इन जनवरी, रिवीजन इन फरवरी एंड क्वेश्चंस इन मार्च। Go through the syllabus of NEET and other competitive exams as well, क्योंकि NCERT ही सबका जो है बेसिस बनाती है, NCERT ही सारी चीजों का बेसिस बनाती है। तो NCERT को पढ़ते पढ़ते जब आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो NEET और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी आप जो है सिलेबस देख लो, जिससे कि आप उसका भी साथ साथ प्रिपरेशन कर पाओ। क्या स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी रहेगी? सबसे पहले फोकस ऑन NCERT, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लो या फिर हैशटैग लगा लो, फोकस ऑन NCERT। सबसे पहला काम है NCERT पे फोकस करना। क्वेश्चंस की बारी में जब हम लोग आएंगे, हम लोग और बुक्स जो है रेफर करेंगे, जिससे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाए और आप NCERT के भी अच्छे से कर लो। तो सबसे पहले हम NCERT पे फोकस करेंगे। डेली नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपनी लैंग्वेज में। जरूरी नहीं है कि नोट सब्जेक्टिव हो, आप लोग माइंड मैप्स और डायग्राम्स नोट्स के अंदर डाल सकते हो। तो माइंड मैप्स एंड डायग्राम्स ये आपके नोट्स के अंदर होने चाहिए, जिससे आपको एक क्विक रिवीजन में आसानी रहे। सब्जेक्टिव तो हम लोग आपको पढ़ा ही देंगे, आपको अपने रेफरेंस के लिए माइंड मैप्स और डायग्राम्स वाले नोट्स रखने हैं। देन डेली प्रैक्टिस, जो भी डेली पढ़ रहे हो हमसे या किसी और से, तो उसको आपको जो है डेली प्रैक्टिस में लाना है, डेली उसकी रिवीजन करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। एंड लास्ट, मेंटेन कंसिस्टेंसी। एक रेगुलर रूटीन को फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है कि रोज के रोज जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो और NCERT पे फोकस कर रहे हो। तो ये 4 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी में। राइट टाइम टू बिल्ड अप बेसिक्स फॉर एंट्रेंस एज वेल एज बोर्ड्स, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग NCERT स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक्स आप लोगों के बहुत क्लियर हो जाएंगे बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। सो इट इज द राइट टाइम टू बिल्ड अप द बेसिक्स। Understand the basics, strengthen the concepts and make a habit of problem solving. different problems, अलग अलग बुक्स के अंदर से क्वेश्चंस उठाओ और करना शुरू कर दो। जैसे ही आज एक कंसेप्ट खत्म हुआ, दूसरी बुक से उसके क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। भले ही MCQ करो, सब्जेक्टिव नहीं, MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तभी जो है हम लोग नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। और साथ के साथ बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। जो भी डेली पढ़ाया जा रहा है आपके ट्यूशन में, कोचिंग में, अगर आप हम लोगों से पढ़ने आ रहे हो तो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखना है। जो भी डाउट है इमीडिएटली पूछो और बेसिस क्लियर रखो और कंसेप्ट क्लियर रखो, और उससे क्या मिलेगा हमें? टोटल सक्सेस मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले होता है हमारा रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स कैसे बिल्डअप होते हैं? सबसे पहले होता है रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। तो बच्चे क्या करना है? रोज के रोज जो भी पढ़ाया जाएगा, जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ाया जाएगा, रिवीजन करना है और कंसिस्टेंट रहना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बहुत सारे, कहीं से भी MCQ उठाओ उसी कंसेप्ट से रिलेटेड और उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करो। उससे क्या बनेंगे? आपके स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स बनेंगे।
सबसे पहले स्टडी स्ट्रैटेजी में क्या रहेगा, मेक अ डिसेंट टाइम टेबल। एक टाइम टेबल जो तुम लोग रोज फॉलो कर सकते हो, वो वाला अपना एक टाइम टेबल बनाना है, रोज के रोज उसे फॉलो करना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। स्कूल, ट्यूशंस, क्लासेस सब मैनेज करके एक टाइम टेबल बनाओ और उसके लिए कंसिस्टेंट रहो। मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। नोट्स में नॉट बी सब्जेक्टिव, बस माइंड मैप्स एंड डायग्राम्स, ये दो चीजें आपके नोट्स में इंक्लूडेड होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, टेक योर क्लासेस रेगुलरली। कोई भी क्लासेस अगर आप कर रहे हो, चाहे स्कूल में, चाहे ट्यूशन में, चाहे हमारे साथ में, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे, क्लासेस रेगुलरली लेनी है, एक भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर रहना है क्लासेस के लिए, नोट्स बनाने हैं और कंसिस्टेंसी रखनी है। क्योंकि बच्चों यही टाइम है 12th के बोर्ड्स का पढ़ने का, उसके बाद में अच्छे कॉलेज में एडमिशन पक्का हो जाता है। तो 12th में अच्छे से मेहनत कर लो और अच्छा कॉलेज ले लो, उसके बाद में तुम्हारी लाइफ सेट है। अब तुम बोलोगे मम्मी पापा ने तो 10th के बाद भी यही बोला था कि अभी पढ़ लो फिर लाइफ सेट है, फिर 12th के बाद भी अभी पढ़ लो फिर लाइफ सेट है। पर बच्चे, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है 12th वालों के लिए, क्योंकि इसके बाद में आपके कॉलेज की एलोकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कॉलेज अगर अच्छा चाहिए तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। गिव इनफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पढ़ के खुद भी तो कुछ पढ़ोगे, खुद भी तो एक बार रिटेन करोगे, उसी रिटेनिंग के लिए सेल्फ स्टडी की जरूरत है, उसी रिटेनिंग के लिए सेल्फ स्टडी की जरूरत है। तो अपने लिए जो है सेल्फ स्टडी के लिए अच्छे से टाइम निकालना है और सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ केयर भी साथ साथ में इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि पढ़ते पढ़ते अपने आप को भूल गए, खाना नहीं खाया, पीना नहीं खाया, पर नहीं, ये नहीं करना है। हमने अपना ध्यान भी रखना है। सबसे पहले डू नॉट स्ट्रेस आउट, सब कुछ कामली एंड कंसिस्टेंटली हैंडल करना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे ही लगे स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ी देर के लिए अपनी चीजों को छोड़ दो, 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, फिर दोबारा से स्टार्ट करो। तो सबसे पहला यही है, स्ट्रेस आउट नहीं होना है बिल्कुल भी। ईट वेल, खाना पीना नहीं छोड़ना है, पढ़ने की वजह से खाना पीना नहीं छोड़ना है। बहुत ही बच्चे जो हैं खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं खाना पीना छोड़ देते हैं, पर खाना पीना छोड़ने से नहीं होगा। अगर पेट नहीं भरा होगा तो दिमाग नहीं चलेगा। तो खाना है और अच्छे से मील्स लेने हैं, इतना भी नहीं खाना कि तुम सो जाओ। हैव अ गुड स्लीप, 6 to 8 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि तुम 10-10 घंटे सो रहे हो, कि यामिनी मैम ने तो कहा था कि गुड स्लीप होनी चाहिए। गुड स्लीप का मतलब है 6 to 8 आवर्स की पीसफुल स्लीप, डीप स्लीप। उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बिना स्लीप पूरी करे, बिना नींद पूरी करे तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। एंड लास्ट, टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। वीकेंड प्लान करो या फिर वीकेंड पे फैमिली से मिलो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, सोशली थोड़ा बाहर जाओ। तो वीकेंड पे मतलब संडे को एक दिन जो है छुट्टी रख लो, या फिर कोई भी वीकडे में कोई एक छुट्टी रख लो, जिससे कि तुम जो 6 दिन है वो पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ो और एक दिन तुम अपने लिए टाइम निकालो। तो बच्चों, ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ कोप अप टेक्निक्स और सिलेबस एनालिसिस फॉर क्लास 12th बायोलॉजी बाय अड्डा 24/7 स्कूल। फॉर मोर सच वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड do well in term 2 exam. All the best from Adda 24/7 School. Bye bye.